सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। उर्दू बोलने वाले हो जाएं तैयार, एक मर्तबा फिर बिकने को है महाजिर मंजन महाजिर चूरन तैयार और बेचने के लिए आमादा हैं, बल्कि बेचा ही चाहते हैं वो जिन पर खुद इदारों ने उस वक्त की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो लैंड ग्रैबर्स हैं, टारगेट किलर्स हैं, कब्जा माफिया हैं, भत्ताखोर हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं और न जाने क्या क्या हैं। एमक्यूएम मीडिया विंग के साबिक इंचार्ज, जिनके एक फोन पर बड़े से बड़ा डायरेक्टर न्यूज और बड़े से बड़ा 30 मार खान धड़न तख्ता हो जाया करता था, लाजिम था वासे जलील के एक हुक्म पर बड़े से बड़ा मीडिया नेटवर्क और उसकी डीएसएनजी आधे घंटे के नोटिस पर 90 अगर न पहुंचती तो डायरेक्टर न्यूज को अपने घर जाना पड़ता। लेकिन उस घर जाने से पहले जो कुछ होता, मेरा ख्याल है कि आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। अल्ताफ भाई का जितना गीतमाला आज तक ऑन एयर हुआ है इसे एक नेशनल मीडिया पे, उसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम की मीडिया विंग की थी, एमक्यूएम मीडिया विंग के हेड की थी, या यूं कहिए कि वासे जलील, कमर मंसूर और जितने भी लोग इसे एक ओहदे पर रहे। उसके बाद एक और मौसूफ थे सैफ अब्बास, जो एक मुकदमे में जेल भी गए, लेकिन जाहिर है जेल में कब तक ज्यादातर लोग रह सकते हैं, आजकल बाहर पाए जाते हैं। वासे जलील ने एक मर्तबा फिर खाने कमाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से सियासत में आएंगे। वॉइस ऑफ कराची के नाम से गोया एक मर्तबा फिर शहर को लिसानी सियासत का मुंह देखना पड़ेगा। शवाहिद मौजूद हैं, आगे आता हूं, पहले वासे जलील की तो नजर उतारूं। वासे जलील कहते हैं कि नदीम नुसरत महाजिरों के इत्तेहाद के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं। अब जरा महसूस कीजिए कि वो एक ऐसा आदमी जिसने वहां बरतानिया में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ बकवास की, हज़ियान बका, इंडिया से उसकी जिसको कहते हैं जज्बाती ताल्लुक, उसका लगाव, उसका पॉलिटिकल अफिलिएशन, रॉ से उसके ताल्लुक की दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम है। ये यहां किसी केएमसी या वाटर बोर्ड वाले ने नहीं कहा, इस मुल्क के मुकर्रब मुक़्तदर इदारों ने इसके बारे में बारहा बात की और करवाई भी गई। मीडिया ने भी ये बम फोड़ा। ये कोई सनसनीखेज इंकशाफ नहीं जो मैं यहां बैठ के कर रहा हूं। नदीम नुसरत की वो वीडियो YouTube पे अगर तो मौजूद है, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो YouTube से डिलीट कर दी गई हैं वसी तर कौमी मफाद में। नदीम नुसरत की वो वीडियो देखिए जिसमें वो मौसूफ पाकिस्तान के खिलाफ हज़ियान बकते नजर आ रहे हैं और साथ ही दूसरी विंडो में पाकिस्तान के कौमी दिन पर 14 अगस्त पर वो तमाम गाड़ियां एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स लिए और एक कॉन्वॉय की सूरत में बरतानिया की सड़कों पर दंदनाती फिर रही हैं फी सबीलिल्लाह। और आज वो नदीम नुसरत उसकी आशीर्वाद से पाकिस्तान में आकर के सियासत बगाड़ने का ऐलान कर रहा है। वो एक आदमी जो खुद साख्ता तौर पर जिला वतन है। ये मौसूफ गुलशन इकबाल टाउन के नाजिम थे। लोगों का गुमान है आधे से ज्यादा गुलशन इन्होंने ही कहीं इधर उधर खपाया है। एक इदारे चाहें तो चेक कर लें, अगर वॉशिंग मशीन में इनको धो धुला करके फारिग करना मकसूद नहीं है तो, अदरवाइज तो फिर जान दे गड्डी। पहले भी यही सब हुआ था। लिसानी सियासत के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा हुआ ही चाहता है। एमक्यूएम के जिला वतन रहनुमाओं की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सबसे पहले इस सिलसिले में हैदर अब्बास रिजवी साहब बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंचे थे। कनाडा से वो जो है वो आज़िम सफ़र हुए थे, पाकिस्तान पहुंचे थे। ये हैदर अब्बास रिजवी नहीं है, कसम ले लो भाई, हैदर अब्बास रिजवी चलाओ। हैदर अब्बास रिजवी ये हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब
साबिक डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ भाई ग्रुप। MQM के ऊपर जो रियासती ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमें सुकून मुयस्सर आया। कराची में आग और खून की होली खेलना बंद हो गई। कराची में रोजाना 100 खिलाड़ियों के पवेलियन वापस लौटने का सिलसिला बंद हुआ। इदारों का वकार बहाल हुआ। रियासत की रिट, हुकूमत की रिट बहाल हुई। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है। लेकिन अभी लगता है कुछ और इम्तिहानात देना इस कौम को मकसूद है। हैदर अब्बास रिजवी साहब वापस आए हैं। इनिशियली ये बताया गया था कि हैदर अब्बास रिजवी साहब जो है, उनकी वालदा, अल्लाह ताला उन्हें परवरदिगार आलम वो शिफा अता फरमाए जो उसने अपने नेक बंदों पर उतारी थी। अल्लाह ताला हैदर अब्बास रिजवी साहब को वो हिम्मत, इस्तिकामत अता करे कि वो अपनी वालदा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकें। लेकिन इससे पहले जो चार्जेस हैदर अब्बास रिजवी पर लगाए गए थे, कराची में एक अहम स्कूल पर, एक बहुत बड़े स्कूल पर ग्रेनेड हमले का चार्ज था हैदर अब्बास रिजवी पर, जिसके बाद उनको कौम को दागे मफारकत देना पड़ा। वो दिखाओ भाई जो चांदमारी करते नजर आ रहे हैं। मैं इस पर पिछले चैनल में एक बाकायदा प्रोग्राम सेगमेंट कर चुका हूं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये वीडियो नेट से डिलीट कर दी गई है। ये कसम खाई जा सकती है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में तमंचेबाजी करते नजर आ रहे हैं, तमंचेबाजी की मशक करते नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो जाया करता, कुछ ना कुछ तो इम्तिहान देना मकसूद ही होगा। यकीनन इदारे चाहें तो अपनी तसल्ली कर लें, ये मैंने फोटोशॉप पे नहीं बनवाई। अगर तसल्ली करना मकसूद है तो आगे बढ़ते हैं। आदिल सिद्दीकी साहब भी वापस आ चुके हैं। आदिल सिद्दीकी साहब बहुत 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 माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें उनका इकबाल दराज करे, परवरदिगार आलम, बहुत नेक नाम मिनिस्टर्स में से एक थे। अपनी क़यादत को इन्होंने भी बहुत खुश रखा हुआ था। जाहिर है जिससे क़यादत MQM की खुश होती थी, उसी का इकबाल, उसी का इक़्तिदार दराज हुआ करता था। आदिल सिद्दीकी भी अपनी जो है वो खुद साख्ता जिलावतनी को त्याग करके और आज हमारे सर पर आकर के बैठे हैं। हैदर अब्बास रिजवी हो या आदिल सिद्दीकी, दोनों इस्लामाबाद में नाजिल हुए हैं। ये ऐसे ही हो रहा है बेला वजह। वो आदमी जो बचता बचाता मुल्क से बाहर भागा हो, जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को नजराना दे करके, बहुत सारे लोगों से सेटिंग वेटिंग करके अब वो दोबारा आया है, अब वो इस्लामाबाद में नाजिल हुआ है। इस्लामाबाद में कौन है? मेरे मामू का लड़का तो कोई इस्लामाबाद में नहीं है, सब यही है। वहां कौन है कि जिससे ये क्लियरेंस लेने के लिए, एश्योरेंस लेने के लिए आए हैं? और अगर इनको एक मरतबा फिर एश्योरेंस मिली तो इसका मतलब है कि ये एक मरतबा फिर आकर के हमारे सर पे बैठेंगे। एक मरतबा फिर वॉशिंग मशीन से इनके कैरेक्टर को धो धुला करके सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह का टाइटल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इन्हें एक सियासी जमात में जो नई दुकान खुली है, जिसके नाम के साथ पाकिस्तान का सीगा लगा दिया गया है, और हमें यह बताया गया कि ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है। हालांकि ये 2 लाख% वही लोग हैं, ये 2 लाख% वही लोग हैं। और ये एजेंसियां, ये इदारे, ये मुक्तदर कुव्वतें भी जानती हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जिसके लिए किसी सबूत और शवाहिद की जरूरत हो। अगली स्टोरी पर आते हैं, वरना अगर मैं जज्बाती हुआ तो इसी बात पर प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। या पीपल्स पार्टी, तेरा शुक्रिया। आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी से एक अहम रहनुमा मौजूद हैं। इन खिदमत में हम सलाम तहसीन पेश करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को, भुट्टो वालों को नजराना अकीदत पेश करना चाहते हैं उस एक माइलस्टोन की अचीव करने पर, जो अगर भुट्टो वाले इक़्तिदार में ना होते तो हमें देखना नसीब ना होता। ब्लूमबर्ग बैनुल-अक़वामी जरीदे ने भुट्टो से बुग़्ज़ का मुज़ाहिरा करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया के तीसरे बड़े शहर कराची को बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर, शहरे नापोसा निहाल, शहरे यतीमा डिक्लेयर कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है, जो मैंने अपने घर में नहीं बनवाई, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कराची में हर 42 लोगों को एक सीट मुयस्सर है। ये एयर कंडीशन बसेस जिनमें आप दरवाजे और खिड़की दोनों से दाखिल हो सकते हैं और दोनों से बाहर भी आ सकते हैं। इन बसेस को चलाने वाले, इन बसेस ये जो माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया, इससे सेटिंग करके इक़्तिदार को दराज करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक सबके वजीराने ट्रांसपोर्ट रहे हैं। एक वजीर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसा आया था पीपल्स पार्टी का, मुझसे 2 मिनट की दूरी पे खड़ा था और बात नहीं कर पा रहा था, उर्दू में और अंग्रेजी में। उसके पीए ने उसकी जान छुड़वाई और उसके बाद चूंकि मैं स्ट्रगलर था, मैं तो आपको पता है कि फिर मैं तो फौरन MQM का एक फोन आता था और मैं इधर उधर हो जाया करता था। लेकिन अब वो मामलात नहीं है, इसलिए सब कुछ बातें खोल खोल करके बयान की जा रही हैं।
भुट्टो वाली सूबाई हुकूमत का एक कारनामा यहां इस सिलसिले में और है, उसने 12 साल के इक़्तिदार के बाद पूरी, अल्लाह नजर बस से बचाए, 10 बसें चलाई हैं। नासिर हुसैन शाह साहब मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल पर वजीर ट्रांसपोर्ट रहते हुए, साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट जो अब हैं, मुतअद्दिद मरतबा कभी कई हजार कभी कई सौ बसेस का वादा करके इक़्तिदार का झूला झूल करके रुखसत हुए और अब किसी और जगह दिल बहलाया चाहते हैं। मगर मजाल है कि कोई भुट्टो का होता सोता नोटिस ले ले कि भाई ये कई करोड़ की आबादी के शहर में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं मुयस्सर है। हाँ, गिलगित जाएंगे, गिलगित को जीतेंगे, और क्यों नहीं जीतेंगे, क्योंकि अतात के अगेंस्ट आपको जो जो कुछ ऑफर हो रहा है कौन नहीं जानता, जानता मैं भी हूं। एक खास वक्त तक खामोश हूं, बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। विफाकी हुकूमत की बात किए लेते हैं, 1100 अरब रुपए का। जाहिर है हमारे मसीहा तो कोई छोटी बात करते ही नहीं, जब मारते हैं स्टिंगर मिसाइल से धाज करके मारते हैं, चाहे लगे चिड़िया को भी नहीं। 1100 अरब रुपए का वादा किया था सैया ने, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक टेडी पैसा भी कहीं किसी को मिला हो तो आ जाए मुझे बता दे। तीसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब की अचानक वतन वापसी ने पीटीआई में जहांगीर तरीन मुखालिफ ग्रुप को सरासीमगी में इत्तला कर दिया है। सब ने सर जोड़ लिए कि या अल्लाह ये क्या हुआ। अभी तो महज एक ही तकरीर, वो भी पर जहांगीर तरीन मुखालिफ दागी थी, मेरे मौजूदा वजीर दिफा जनाब परवेज खटक साहब ने, और जहांगीर तरीन साहब पर उसका इतना असर हुआ कि उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और नाजिल हो गए। अब पीटीआई सोचती है कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि इलाज के लिए गए, अब शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है, अमल दरामद भी करना पड़ेगा, मीडिया को भी जवाब देना पड़ेगा। जहांगीर तरीन का एहतसाब ना होने का अब क्या जवाब पेश किया जाए, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब करना आसान नहीं है, क्योंकि उनके तैयारे पे जो शॉपिंग फरमाई गई थी हुकूमत बनने से पहले, उसके बाद फिर मामलात वहां भी आगे पीछे हो सकते हैं। पैनलिस्ट की तरफ जाता हूं, मोहतरम जनाब नासिर खान मूसाज़ई साहब एक तवील अरसे के बाद मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, अगर तो उन्हें गुफ्तगू करने का मौका मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर क्या लिखा है भाई, सोहराब सर्की साहब, डॉक्टर सोहराब सर्की साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहतरम कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूँ सर, सुन सकता हूँ। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्रिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने मेरा इंट्रो तो नहीं सुना कहीं, खुदा न खास्ता? बिल्कुल सारा सुना है। अच्छा, सारा सुन लिया सर, मैं शर्मिंदा हूँ उस पर, लेकिन बहरहाल जो अच्छा जो मुझे कहना था वो मैंने कहना था सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये पूछना था कि महाजिर मंजन एक मरतबा फिर जो है वो बिकने के लिए तैयार है। सर नासिर हुसैन शाह साहब ने एक टिप्पणी दी है, कह रहे हैं वासे जलील अब किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुछ दिलजलों का कहना है कि क्या बेवकूफ़ बनाने का ठेका सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ले रखा है, किसी और को इसका हक नहीं है। और दूसरी बात, कहते हैं कि आप जब कराची में स्याह सफ़ेद के मालिक थे तो आपने सिवाय लाशों के इस शहर को क्या दिया। सर कन्फ्यूज़ आ गया हूँ, गड़बड़ा गया हूँ। उस एक वक्त में मफाहमत का दस्तरखान बिछा करके एक जरदारी बहुत भारी हुआ करता था, यूसुफ रजा गिलानी से लेकर के आसिफ अली जरदारी तक कौन था जो 90 जाकर के माथा नहीं चूमता था, MQM के रहनुमाओं का बैठक पे जाकर के हाजिरी नहीं देता था, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाइंदाबाद के नारे नहीं लगाता था। सर कुछ रहनुमाई तो फरमाइए। बिल्कुल, ये जो आपने सारी बातें की है ना, ये कोई एक लफ्ज भी आपने गलत नहीं कहा है। बिल्कुल आप 100% में आपसे एग्री करता हूँ। ये जिस तरह पहले आपने कहा कि ये 100 विकेटें गिरती थी, ये भी सही था कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई और बिल्कुल मफाहमत भी बिल्कुल 100% यहाँ पर सूरत हाल कराची की बहुत खराब रही। दूसरा ये है कि आप न सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आपने देखा कि जब यहाँ पर जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस जमाने में भी जो मतलब इनके साथ जो मफाहमत रही जनरली, आप फिर नून लीग, उसके बाद अब PTI। अच्छा, दूसरी आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन की हैसियत से जिस तरह हमें वो कराची की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिस तरह लसानी सियासत दूसरे करते हैं, उनका तोड़ अगर मेरे ख्याल में तौर पर ये समझता हूँ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, आपको पता है कि हमने
बीच सेंट्रल से ईस्ट से वेस्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती और यहाँ से जमात इस्लामी भी रही, JUP भी रही, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो उनका वो वर्क नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पर ज्यादा मेहनत करे और कोशिश करे तो वो ज्यादा यहाँ से सीटें ले भी सकती है और यहाँ पर अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकती है। और ये बस ये एक तरह से एक मफामत रही या क्या रहा, जो सूरत हाल रही उसमें तो मैं आप भी समझते हैं, या आप भी सीनियर अभी हो गए हैं, साफ ही मैं भी अभी सीनियर सियासतदान हो गया हूँ। बचपन से मैं यहाँ पर पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ, यहाँ मैं DMC में मैंने भी पढ़ा है, मैंने पूरी सियासत देखी है। जब अल्ताफ भाई आए, जब वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के आसपास जलसे होते थे, छोटी मोटी कॉर्नर मीटिंग में मैं भी देखता था। लेकिन आपने जो निशानदेही कही ना, ये अब आ रहे हैं, ये मेरे साथ ये रहे, मेंबर असेंबली के भी रहे, और एक जाती ताल्लुक तो है, चाहे कुछ सियासत में रहे, सबसे भाईबंदी वाला, दोस्ती वाला। आदिल सिद्दीकी साहब ये हमारे साथ, मेरे साथ मिनिस्टर होते थे उस जमाने में, इनके पास मेरे ख्याल में 6-7 टेलीफोन होते थे, और वो आकर कैबिनेट में 7 टेलीफोन, सब एक जैसे टेलीफोन। वो वहाँ पर पाकिस्तान में किसी के पास ऐसे टेलीफोन, मोबाइल फोन सेट नहीं होते थे। और वो ये कहते थे कि ये जो है सिर्फ यहाँ से 90 का मेरे पास आता है कॉल, और यहाँ से जो है मेरे घर की है, ये जो है मेरी अल्ताफ भाई की है, पूरा उनका पूरा एक मतलब पूरा 6-8 सेट सामने रख के फिर बैठते सर थे। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं चूंकि फतवा मेरा तवील हो गया, आप निशानदेही कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है फिर कराची में। अल्लाह रहम करेगा। तो अपनी जगह ये जो आपने कहा कि ये होने चाहिए, ये जो मसले मसाइल हैं, लेकिन ये जो अभी ये खेल जो खेला जा रहा है, ये जो ड्राई क्लीन, अभी सिर्फ टेम्परेचर चेक किया गया है। नासिर खान मूसाज़ई साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। सर बहुत अरसे के बाद आपको प्रोग्राम में देख करके सर यकीन कीजिए इतना जज्बाती हो रहा हूँ कि किसी भी वक्त रो पड़ूंगा, लेकिन रो पड़ूँ इससे पहले सवाल दागे देता हूँ। सर नफीस लोगों में से क्यों? नफीस लोगों में कुछ और लोगों का इजाफा हो रहा है, मतलब इतनी उजरत क्या कम है कि हुकूमत को सहारा दे रखा है एंड ऑल दैट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, झुटलाइएगा मत वरना प्रोग्राम तखड़ बखड़ हो जाएगा, फिर हम यहीं जो है वो एक दूसरे से सींग लड़ाते रहेंगे। मौजू को आगे भी लेकर के चलना है। सर कुछ और नफीस लोग भी आ रहे हैं जिन पर भत्ताखोर, लैंड ग्रैबर, टारगेट किलर और पता नहीं क्या क्या, चीनी चोर, चमचा चोर, चप्पल चोर, पता नहीं क्या क्या होने का इल्ज़ाम लगाया था। और इल्ज़ाम लगाने वाली खुदा की कसम KMC और KDN नहीं थी, मुक़्तदर क़ुव्वतें, मुक़्तदर इदारे थे। सर ये अचानक 2 दिन में क्या माजरा हो गया और ये सारी फ्लाइटें इस्लामाबाद में क्यों गिर रही हैं? चक्कर क्या है, कुछ मालूम है या यहाँ पे भी सन्नाटा है? नहीं जी अरफीन साहब, बेसिकली जो आप कह रहे हैं, एक तो आप MKM के बारे में या MKM के जो पुराने लोग हैं उनके बारे में, मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के है, पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी को ये हक है यहाँ पे आने का। और अगर उन पर कोई किसी का इल्ज़ाम है तो पाकिस्तान में अदालतें हैं और आज़ाद अदालतें हैं। तो मेरे ख़्याल में आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये सियासत में स्टेज पर और लोग बयानें देते हैं, तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों का इतना ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए कि अगर आज मरियम नवाज़ या अपोजिशन वाले एक दूसरे के साथ एक पेज पर है और कल ये एक दूसरे के पीछे बातें कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल में हमें मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। और हर बंदे को हक है पाकिस्तान में आने का, पाकिस्तान में रहने का, पाकिस्तान में सियासत करने का और अवाम के पास जाने का। ये पाकिस्तान की अवाम का फिर ये मैंडेट है कि वो उनको देते हैं या नहीं देते। मेरे ख्याल में अगर हम उनको इन चीज़ों से रोके तो ये हम आईन और कानून हमारा उनको इजाज़त देता है। और हम सर ये आप मुझे वहीं ले आए जहां मैं आपको लाना चाह रहा था। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। पाकिस्तान का आईन और कानून इजाजत देता है कि कोई भी शहरी सियासत कर सकता है, बात 2000% ठीक है। अब मैं करूं या आप करें, सानू की, उन्होंने भी सियासत की, लेकिन सर उनकी सियासत मरियम नवाज वाली सियासत नहीं थी। मतलब मैं उन एंकरों में से नहीं हूं जो प्रोग्राम का आगाज ही नवाज शरीफ को गाली लेकर के करते हैं। नवाज शरीफ मेरी जेब से कुछ नहीं लेकर के गया, और जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत कुछ ले गया, 98 अभी तक साबित नहीं करवा पाए। और नवाज शरीफ के खिलाफ जितना मैंने बोला है, अगर किसी और ने बोला हो तो उसकी नाम भी मुझे बता दीजिएगा। नवाज शरीफ मेरी मामू के लड़के नहीं है, पहले तो ये वजाहत कर दूं। अब आ जाते हैं आपकी इस बात के ऊपर। सर जिस आपने मुझे बताया बिल्कुल ठीक है, जाहिर है आपकी मालूमात मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, आप रोशनी फराम कर रहे हैं हमारे यहाँ।
कानून की हुक्मरानी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया हमारे यहाँ अदालतें भी आज़ाद हैं, आपने मुझे बताया हमारे यहाँ जो है वो इदारे मौजूद हैं। सर ये तीनों मिल करके अपने पुराने साबका बयानात के ऊपर अगर चले जाएं हुकूमतों के, इदारों के, तो क्या उसके बाद भी बगैर किसी पुरसिश के लैंड ग्रैबर होने, कब्जा माफिया होने, टारगेट किलर होने, भत्ताखोर होने के इल्जामात की कोई जांच, कोई जिसको कहते हैं कोई इंक्वायरी, कोई केस, कहीं कोई चीज, कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं होनी चाहिए? ये सब बंद कमरों में होगी जैसे पहले होती रही थी? अचानक एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकलता है, दूसरी तरफ से एक आदमी दाखिल होता है, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है और वो मुल्क और कौम का सबसे बड़ा मामा होता है। सर कुछ रहनुमाई कीजिएगा। बेसिकली आप अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाएं या किसी को बयान की हद तक उन पर लैंड माफिया या कोई चोर या कोई चीज़ लगाएं तो उसकी कोई हैसियत नहीं कानून में। अगर किसी के पास है और किसी को इतराज़ है कि ये लैंड माफिया है, ये कातिल है या उसने किसी पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो अपने केस को रजिस्टर करे कानून के मुताबिक। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। मुस्लिम लीग नवाज का वर्जन ले लूं वरना ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर ये तो गई भैंस पानी में, इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी कि अगर उन पर कोई केस है, अगर उन पर, यानी उनको क्लीन चिट तो यहीं से प्रोग्राम से मिल गई। जो पहले भत्ताखोर, टारगेट किलर और न जाने क्या कुछ थे, जिसके बारे में मुतअद्दिद टेलीविजन ट्रांसमिशंस, टीवी प्रोग्राम्स, अखबारात, एडिटरान कराम, पूरी कौम गवाह है। एमक्यूएम के ऊपर जब ऑपरेशन किया गया और हमें सुकून मिला तो हमें ये सब बताया गया था कि एमक्यूएम के कुछ रहनुमा, एमक्यूएम के मोस्टली रहनुमा, जिनमें से ये लोग भी शायद आगे पीछे ही होंगे, ये सब इस तरह के थे। तो सर आप लोगों को क्या पड़ी थी अपने दौर इख्तिदार में कि हुकूमत में रहते हुए अपनी इत्तेहादी जमात पर ऑपरेशन आपने मुसल्लत कर दिया? जी नूरुल आरफीन, देखिए ना, अब सारी दुनिया को पता है हमारी फैमिली का बिजनेस 1946 में से कराची में है। मैं शुरू से हम यहीं रहते हैं। मेरा मकसद ये है कि जो कोई कराची में होता रहा, किसको पता नहीं है, जो भत्ताखोरी होती रही, जो टारगेट किलिंग होती रही, जो कुछ भी यहाँ हुआ, और हमने आके मुस्लिम लीग के दौर में कोशिश की कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करे, और बिल्कुल सब गवाह हैं कि किस तरह ये यहाँ तो बल्दिया टाउन के केसेस का भी जो कुछ हो रहा है आपके सामने हुआ, जो कुछ हुआ, ये दुनिया की तारीख में शायद ऐसा केस नहीं होगा जिसमें लोगों को अंदर रख के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मेरा कहना यह है कि हम सच बोलें, हम सच बात करें। जो कोई कराची में हुआ, अभी भी अगर हम ये कहें कि प्रूफ लाइए या अदालतों को फैसला कीजिए, कराची का जो हशर है, आपने खुद सही कहा नूरुल आरफीन कि ब्लूमबर्ग ने बात की ट्रांसपोर्ट पे। अब ये सबसे दुनिया का, उन्होंने कहा जी ट्रैफिक का सबसे बड़ा बुरा हाल यहाँ है, और यहाँ पे जिस तरह लोगों को भरा जाता है बसों में, और जो सहूलतें बिल्कुल नहीं है। तो हम तो कोशिश करें ना कि इसको बेहतर करें, किसी तो बजाय कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के या अपने को डिफेंड करने के, हमें तो कोशिश यार सच की बात मान जाए ना। कराची का जो अशर है, हम सब का है कराची, लेकिन जो अशर हो गया, और जिस तरह लसानी बुनियादों पर यहाँ पे पॉलिटिक्स की है, और जो कुछ हमने बत्ताखोरी की है, तो हम सबको चाहिए ना कि उसका हल निकाला, बजाय कि हम अभी भी झूठ बोलते रहें और हम कहें कि नहीं जी अब ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो बहरहाल ये सारी चीजें, थोड़ा सा तवक्कुफ सोराब सरकी साहब, नासिर खान अहमद शेख साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदाए प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लाजिम है कि बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहर को अता करने के जुर्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़राना अक़ीदत पेश करते चलें। डॉक्टर साहब, सर सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपको और आपकी क़यादत को, पाकिस्तान के अवाम की, बल्कि सिंध के अवाम की इतनी दिल लगा करके मरम्मत, मेरा मतलब है खिदमत करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर देखिए, ये ब्लूमबर्ग वाले भी अल्लाह मारे भुट्टो के दुश्मन निकले, इनको भी जमहूरियत से जो है वो शिकायत हो गई। ये कितनी बड़ी साजिश है बताओ कि ज़बरदस्ती शहर में चलती हुई इतनी खूबसूरत
आलीशान स्कैनिया बसेस के होते हुए इन्होंने कितने इल्ज़ामात लगा दिए हैं। कराची में हर आदमी को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है, सेहत आम्मा की सहूलियात मुयस्सर हैं, अपने दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है हर आदमी के, और वो भी प्राडो। सर ये क्या हुआ है ब्लूमबर्ग को? ये भुट्टो मुखालिफ अप्रोच अंग्रेज़ों में भी पनप रही है आपके ख्याल में, क्या कहेंगे सर? देखें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट ब्लूमबर्ग कह रही है, वो बिल्कुल वो भी कह रही है, हर कोई कह रहा है, नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इतना वो काम नहीं हुआ है कराची के अंदर, पानी का मसला भी जरूर है। दूसरा ये है कि मैं हमेशा ये आपको गुजारिश करता हूँ कि जब सिंध में जो पैसे आते हैं 18 अमेंडमेंट के बाद तो कुछ बेहतर पोजीशन रही, उसके बाद नवाज शरीफ फिर इमरान खान, आपको पता है कि अभी सिर्फ ये 4-5 महीने में भी 65 अरब से भी ज्यादा पैसे कम दिए। हमारे पास बिल्कुल, मैं इसको एग्री करता हूँ, हमारे पास इकोनॉमिकली हमारी पोजीशन जो है सिंध गवर्नमेंट की वो इतनी साउंड नहीं है। इतना बड़ा शहर है जो पूरी पाकिस्तान को इतनी रेवेन्यू देता है, उसमें मरकज को मदद करनी चाहिए। और मरकज में जब हमारी गवर्नमेंट थी, आप ये कहेंगे कि उस वक्त सूरत हाल आपको पता है कि एक रिसेशन आ गया था पूरी दुनिया के अंदर, बहुत इकोनॉमिकली मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था उस जमाने में। बस यही जो आप फरमा रहे थे कि ये थोड़ी बचत हो जाए कि आज स्कोर कम से कम 100 नहीं हो लोगों के मरने का। जहाँ पर अमन-अमान नहीं होता है आसिम भाई, वहाँ पर कभी भी तरक्की नहीं होती है। जहाँ भी जितने भी आप जितना अच्छा बड़ा शहर खूबसूरत बनाते हैं, जहाँ पर अमन-अमान नहीं होगा, इंडस्ट्रियल या लोग सफर भी नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये रोशनियों का शहर था कराची, उसकी क्या हालत हो गई। लेकिन ये है कि हम इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट से अभी बात भी हुई है, काफी उन्होंने वायदे भी किए हैं। अगर वो वायदे वफा हो गए और सिंध गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा करेगी और फेडरल गवर्नमेंट भी किरदार अदा करेगी तो इंशाल्लाह ताला काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुल्तान में जब मेट्रो चल गया, पिंडी में चल गया, पेशावर में चल गया और लाहौर में चल गया, कराची सबसे पहले डिजर्व करता था। सबसे पहले मोटरवे आपने बात ही खत्म कर दी। जिस तरह जज साहब कलम तोड़ देते हैं, आपने कहा सबसे ज्यादा डिजर्व करता था। सर आपकी इसी आदत से तो मैं मुतासिर हूँ कि आप कभी भी गलत बात को डिफेंड नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बस ये हमें करना चाहिए था, हमें करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई मैं तो ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की, कराची पूरे पाकिस्तान को पालना है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और उसका राइट बनता है। बिल्कुल सही है। और ये दुनिया के, आप भी गए पूरी दुनिया में, मैं भी पता नहीं काफी मुल्कों में गया हूँ, मैं ईमानदार रन बात बता रहा हूँ कि जितना अच्छा और नहीं सर, ये आपने मुझ पे इल्जाम लगा दिया, और वो भी ऑन ईयर कि मैं दुनिया में गया हूँ। मैं तो कराची से बाहर कहीं नहीं गया सर, मेरे तो नामा एमाल में इतनी स्याही है, कराची से बाहर कभी नहीं गया। थोड़ा सा मक्का मदीना को छोड़ के वो एक मजहब है, बाकी पूरी दुनिया में इतना जो है ना अच्छा मौसम हुआ करता था, इतना अच्छा शहर मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। बस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। तहरीक इंसाफ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, नासिर खान मूसा जई साहब। सर ये मुझे बताइएगा, विफाक से मदद की उम्मीद है और वो भी सूबाई हुकूमत को, जिसकी नुमाइंदगी फरमा रहे डॉक्टर सोराब सर की। सर मुझे एक शेर याद आ गया, हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। सर आप शायद सकील उर्दू है, आप शायद ना समझ पाए, मैं उसको सहल अंदाज में बता देता हूँ। सर विफाक का कौन सा वादा आज तक पूरा हुआ है जो ये वाले वादे को पूरा होते देखना चाहते हैं, और वो भी मेरे मासूम डॉक्टर सोराब सरकी साहब। सर आप ज़रा कुछ बताइए, मतलब आप कुछ मोती बिखेरिए खुदा की कसम, वरना मैं तो खुशी से ही मर जाऊंगा आपको देख करके। मेरे ख्याल में पीटीआई जो गवर्नमेंट आई है वो डेफिनेटली जो पंजाब को अपना हिस्सा दे रहे हैं, केपी को, बलूचिस्तान को, इस तरीके से वो सिंध को भी दे रहा है। लेकिन वो हमेशा चूँकि अपोजिशन में है और वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और आवाम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में जो ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में। जिस तरीके से ब्लूमबर्ग ने कहा कि कराची में जिस तरीके से ट्रैफिक का जो निज़ाम दरहम बरहम में, क्या ये कितने अरसे से 70 साल से यही पीपल पार्टी वाले
वाले हुकूमत में है। आज ये खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की जो पेशावर में मेट्रो बन गई है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बन गया है? यही वजह है। ये लोग जो फंड मिलते हैं, ये सनसनीखेज इंकशाफ करने पर आप पर जुर्माना आयद किया जा सकता है, वो भी पूरे 10 रुपए का। पेशावर मेट्रो बन गई, ये किसने कहा आपसे? आखिरी दफा पेशावर कब गए थे? बिल्कुल बन गई है, बन गई। मैं अब भी पेशावर हूं, अब भी गाड़ियां चल रही हैं। आप अभी भी पेशावर में, लेकिन पेशावर में कौन से पहाड़ पे है सर? गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि पेशावर में जो मेट्रो बनी है सर, पेशावर में जो मेट्रो बनी है वहां तो धड़म तख्ता हो चुका है जनाबे मन। अखबारात में हर दूसरे दिन खबर आ रही है, टेलीविजन चैनल खबरें चला रहे हैं, नशर कर चुके हैं कि वहां की जो मेट्रो बनी है उसका जो हाल है, हर दूसरे दिन बसें खराब हो रही हैं, आग लग रही है, बहुत कुछ हो रहा है सर। मतलब आपने तो मुझे रुला दिया। नहीं, देखो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट में अगर आपकी 30-32 स्टेशन हो डेफिनेटली, और अगर 200-300 बसें हो तो इसमें अगर एक टेक्निकल खराबी आ जाती है तो उसको आप पूरे प्रोजेक्ट को नहीं कह सकते हैं। और वो जो ऑलरेडी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को क्या पड़ी थी कि उसने इसके बारे में वो कुछ कहा है जिस पर मैं जब भी कुछ बात करता हूं तो एक टेलीफोन आता है। मेरे ख्याल में अरफीन साहब, कोई चीज दुनिया में नहीं, अरफीन साहब, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली उसमें आहिस्ता कोई प्रॉब्लम भी आएगी, कहीं पर गाड़ी में भी आएंगी, इंजन में भी आएंगे। ये कोई खुदाई कानून वो नहीं है कि मखलूक ने बनाई है। और हम इंशाल्लाह आप आके देख ले लोग कितने खुश हैं, लोग कितने उनसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं और कितने फ़ायदा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का, यही हम पहले भी कह रहे थे कि आप लोग उनको तनकीद का मीडिया वाले थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर, क्योंकि बात बहुत आगे निकल जाएगी। जगजीत सिंह कहता है बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कैसर अहमद शेख साहब को शरीके गुफ्तगू करना चाहूंगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर आप भी मेरी तरह वतन के हैं, गोया आप भी कराची ही के हैं। सर कराची वालों के कुछ आंसू मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। कराची में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है सर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जवाब पेश किया, जो जवाब दिया, वो आपके सामने है। सर चंद अल्फाज। जी नूरुल आरफीन, आपका लोग प्रोग्राम इसलिए पसंद करते हैं कि आप सच बोलते हैं। बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए और जो जायज़ किसी ने काम कोई किया उसको सराहना भी चाहिए। कराची का जो हालत है, कराची एक बेहतरीन शहर था। मुझे याद है जब हम बचपन में जो हम कराची में होते थे तो क्या सबको पता है कराची की क्या सूरत हाल थी। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह थी कि मैं समझता हूँ एक मिसाल दी जाती थी। और ये गरीब परवर शहर था, अब भी गरीब परवर शहर है, लेकिन ये जो हालत कराची की थी और जो हमने इसका अशर कर दिया। आपने खुद कहा साफ़ पानी यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो आपके सामने है। फिर ट्रांसपोर्ट का तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो गई ना। इतने मिलियंस लोग आते जाते हैं, सुबह दफ्तरों में जाते हैं, वापस अपने घरों में जाते हैं, तो जो उनकी हालत होती है। बहरहाल ये इसको हमें बेहतर करना चाहिए और हमें मानना चाहिए जो उनकी हुकूमत रही उनको अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम करना। और अच्छी बात है यहाँ पीपल पार्टी के नुमाइंदे जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमें इसको बेहतर करना चाहिए। एक बात जो मैं आपको बताऊं ना कि NFC अवार्ड जो होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, अव्वल तो उसमें अब कुछ रह नहीं गया। फेडरल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बहुत कम आता है और वो जो ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस के खर्चों को निकाल कर फिर वो सब सूबों को बांटते हैं, तो कुछ रह नहीं जाता उसके बाद। अब हम अपने अपने सूबों में हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। कराची तो इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे जो कुछ होता रहा प्रॉपर्टी, मैं जब फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था बात ये करता रहा, यहाँ क्लिफ्टन में या आप ये देखिए कि फेज 8 में यहाँ जो प्रॉपर्टी फर्ज कीजिए 20 करोड़ की थी, उसको 1 करोड़ भी उसका डॉक्यूमेंट नहीं होते थे, बाकी 19 करोड़ तो ऐसे दिया जाता था। तो हमने बातें आके की, इसको कहा कि भाई टैक्स वसूल करो, ये इनकी अपना सूबाई हुकूमत का टैक्स है जो ज़्यादा आ सकता है, और बाकी भी अगर फैसिलिटीज़ देंगे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यानी चीज़ें तो ऐसी हैं ना, इतने बड़े बड़े शहर दुनिया में आप देखें हर जगह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। हमारे यहाँ लाहौर हो गई, आप सही कह रहे हैं कि सारी जो मेट्रो यानी पेशावर का जो सूरत है आपके सामने है, लेकिन बहरहाल मेट्रो वहाँ शुरू हो गई, इस्लामाबाद में हो रही है। तो कराची क्या वजह है? कराची की हुकूमतें, इसमें 2 ही पार्टियाँ मेन हुकूमत में रही हैं। आपको पहले बात आप कर चुके हैं, हमारी हुकूमत जब आई तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी उसमें बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसमें डिफेंस फोर्सेज ने उन्होंने भी काफ़ी उन्होंने हमारा तामन किया, लेकिन और सब ने, और सूबाई हुकूमत भी शामिल थी,
तो एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बेहतर सूरत हाल हुई। इससे पहले तो बोरी बंद लाशें मिलती थी यहाँ। उसके बाद सूरत हाल यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने बिजली का जो, लेकिन सर वो तो पुराने दौर की बात है ना। अभी नासिर मूसा ज़ई साहब ने पिछले सेगमेंट में कहा कि ये वो MQM नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं, ये वाकई नफीस लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये वो लोग नहीं हैं, अल्लाह करे जी, हम तो खुश हैं ये वो लोग नहीं हैं जो टारगेट किलर्स हैं। ठीक है, पुराने दौर की बातें हैं। अब पुराने दौर देखिए ना, वो तो आपने सही कहा, अल्लाह करे, हम तो खुद वेल विशर हैं इनके, कराची के लोग हैं, हम सब ने मिलकर अपने कराची को आगे बढ़ाना है ना, यहाँ की खुशहाली को। और हम आपको देखिए ना, बातें तो हमारे सामने आ गई, हम इसको इम्प्रूव कब करें? एक दूसरे पे शिकायत करते रहे, हम सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को कहते रहे, फेडरल गवर्नमेंट कहें कि नहीं जी यहाँ ये कोई काम नहीं करते। भाई दुनिया के दूसरे मुल्क भी बने, हम क्यों इतना पीछे रह गए? बांग्लादेश 50 साल भी नहीं हुए उसकी आज़ाद, वो अपना उन्होंने जो बांग्लादेश अपना मुल्क बनाया वहाँ अलग, उसके बाद वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो गई। हम ही से निकले थे ना, हम ही लोग थे एक ही, और जब हमारे साथ थे तो डेवलपमेंट नहीं होती थी। तो हमें कुछ अपने गिरबान में भी देखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो नासिर खान मूसा ज़ई ब्रेक से वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन साहब की जिन हालात में वतन वापसी हुई है, जिसने तहरीक इंसाफ में खुद एक सरासीमगी की लहर सी फैला दी है, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। कुछ शेयर करूँगा और कुछ नहीं करूँगा मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आन पहुँचे हैं। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, आप हैं ना? जी बिल्कुल हूँ। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब अचानक एक सरप्राइज़ देते हुए उन्होंने वतन वापसी इख्तियार की है। इससे पहले तो कहने के लिए चलो ये तो था कि जी जहांगीर तरीन जब होंगे तो देखेंगे, फिर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, फिर देखेंगे किसने कितने % कमीशन लिया और कैसे कैसे कमीशन लिया और किस किस को कमीशन दिया। सर अब तो मतलब ना मिठाई की दुकान दूर है और ना ही मौलवी साहब, अब तो फातिहा हो सकता है, क्या कहेंगे सर? जहांगीर तरीन साहब जो मुल्क से बाहर गए थे तो वो इलाज के गरज से गए थे, और उसकी वापसी आना मेरे ख्याल में उसको सराहना चाहिए, क्योंकि वो उसमें जो एलिगेशन थे कि उसने कमीशन लिए हैं या उसने जो कमीशन जो चीनी माफिया उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे अपोजिशन वाले या उस पर, तो मेरे ख्याल में वो वापस आ गए हैं। अपोजिशन वालों को भी चाहिए कि वो जहांगीर तरीन की तरह अपने लीडरों को भी वापस पाकिस्तान में आने जाए जो इलाज के गरज से गए थे, क्योंकि ये भी इलाज के गरज से गए थे वो आए, और उनको भी अपोजिशन लीडरों को भी चाहिए बात आपको बताऊं, आपकी यही अदा जो है ना वो दिल पे ऐसे अटैक करती है कि हार्ट अटैक होते होते रह जाता है। सर मैंने सवाल कुछ और पूछा था और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, मैं उनसे बाद में निपट लूंगा। नूर अमीन फार साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नूर अमीन साहब जो जहांगीर तरीन साहब पे जो PTI की और वज़ीर आज़म साहब की जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है। जो भी करप्ट है, जिसने भी करप्शन की है, वो ख्वाह हमारे सफ़ों में हो या अपोजिशन में हो, जो भी हो, वो अकाउंटेबिलिटी उनसे होगी, वो किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं, और ये पहली बार मेरे ख्याल में, मैं पहले भी कहता था कि वज़ीर आज़म साहब को इस बात की क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने उस पर एलिगेशन लगाए थे। क्रेडिट से पहले डेविड निपटा लूं, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। सर उसने कमीशन बनाया, कमीशन बनाया है या ये कोई वाकई मतलब कोई प्लान्ड चीज़ है कि आज तक तहरीक इंसाफ में रहने वाले किसी आदमी को जो है वो बिहाइंड बार्स जाते हुए, माँ सिवाय चंद एक मिसालों के जैसे अलीम खान साहब गए, लेकिन उसके बाद फिर उनको अजर भी बड़ा तगड़ा मिल गया, और बहुत सारे नाम हैं, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं कह दूंगा वरना मुझे कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब के इसी जो है यकतरफा इन्वर्टेड कॉमाज में एहतसाब को, जो किसी तौर एहतसाब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने उसका पोस्टमार्टम फरमाया। इमरान खान साहब का जहाँ तक आप कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब के एहतसाब के जज्बे को लेकर के पूरी दुनिया में इस बात की जो है वो तशहीर हुई है। खान साहब का डिटर्मिनेशन के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हवाई फायरिंग बहुत हो गई। सर किसी को टांगेंगे भी या अगला 2.5 साल भी इंशाअल्लाह ताला हम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कोसते हुए निकाल देंगे।
हुकूमतों का काम टांगना नहीं होता है, टांगना अदालतों का काम होता है। अगर लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई हैं, हुकूमत का काम है कि उस पर इंक्वायरी करे, उनके खिलाफ, बंदी के खिलाफ जिस पे एलिगेशन होते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। तो खान साहब ने, चूँकि अपोजिशन कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब ने चीनी में करप्शन की है या किक बैक्स लिए हैं या बेनिफिट लिए, नहीं, अपोजिशन नहीं कह रही थी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही थी वो बताइए, आपने पढ़ी है? अंग्रेजी में थी। किसी हुक्मरानों की तारीख में हुक्मरान, मैं ये बताऊं कि किसी दूसरी हुकूमतों में क्या इस तरह मिसाल रही है? दूसरी हुकूमतें तो चलो, वो एक तो चोर थी, दूसरी डाकू थी, आप ही लोग कहते हैं ना। आप तो हुज्जाज हैं, इमाम काबा के पोते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का तकल्लुफ किया था आपने? अपोजिशन का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपोजिशन ने कहा था? कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? उसमें जहांगीर तरीन के बारे में या उनकी कंपनियों के बारे में क्या कहा गया है? हम अब भी कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं इल्जाम लगाए, आप बार बार कह रहे हैं इल्जाम लगाए, मौजूद है। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं ये बताइए, आपने पढ़ी है? इल्जाम देखो, अभी तो क्या मुझे देखो, मैं इंक्वायरी में या कमीशन में जो एलिगेशन उस पे लगे हैं वो अदालत में जाके जहांगीर तरीन साहब को सफाई का अपने बात करने का। इंक्वायरी में फाइंडिंग्स होती हैं या एलिगेशंस होते हैं, ये बता दीजिए। चलिए बात खत्म कर देते हैं कि उसमें इंक्वायरी में एलिगेशंस होते हैं या फाइंडिंग्स होती हैं? जो भी हो तो जो भी, अगर वन साइडेड जहांगीर तरीन को आप वन साइडेड नहीं कह सकते कि किसी इंक्वायरी में किसी मेरा कंधा, कुछ गरीब का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपकी शुगर कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही है, तो ये कह रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, जवाब आपके पास नहीं है, मैं आपकी तरफ आता हूं, हालांकि अब नहीं आऊंगा। कैसर शेख साहब, सर शुगर कमीशन की रिपोर्ट, आपका आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी थी सर आपने, उसकी फाइंडिंग्स क्या है? अगर मोटे मोटे चंद निकात आप शेयर करें जी। उसकी सारी यही फाइंडिंग है कि उन्होंने, वो कहते हैं कि उनको प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है इनमें, सारे का सारा ये 53 रुपए से जो 100 रुपया हो गया आपके सामने शुगर, तो उन्होंने तो कहा ना, पूरे का पूरा कहा कि उनकी बुक्स में पूरी जो है वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, और कोई जो जितना वसूल करते थे गन्ना वो भी वेट के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और जो प्राइस वसूल करते थे ना प्रॉपर इनकम टैक्स दिया गया है, जो बाहर गया है माल, जितना भी एक्सपोर्ट का बहाना इन्होंने बनाया है, ज़्यादातर माल वो अफगानिस्तान या तो बॉर्डर पे जाके वापस आ गया या गया ही नहीं, नाम की एक्सपोर्ट की सारी फाइंडिंग्स है, पूरी फाइंडिंग, सारी डिटेल हर है। सर ये लिंक भी कहाँ दागे मुफारकत देगी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर सौराब सरकी साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी डॉक्टर साहब। जी मौजूद हूँ सर, बिल्कुल। जनाब अमन, शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे कि अचानक कंफ्यूज किया गया। ये तो नासिर खान मूसाज़ई साहब कह रहे हैं कि एलिगेशंस, हालांकि रिपोर्ट की, इंक्वायरी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स होनी चाहिए थी, ये रिपोर्ट में भी एलिगेशन लगा दिया। मतलब सरकारी इदारा, सरकारी मतलब रिपोर्ट, उसमें भी इल्ज़ाम, और वो भी हुकूमती लोगों पर। बस बात यह है कि इन्होंने खुद ये इंक्वायरी बिठाई और उन्होंने तो इनको बाकायदे फिक्स किया और पूरा एक एक चीज आपने भी पढ़ी है, एक एक बिल्कुल क्लियर करके दिया है। अरबों खरबों रुपए के इन्होंने जो है वो वहाँ पर फायदे लिए और उन्होंने तो बिल्कुल इंक्वायरी करके बिल्कुल फिक्स कर दिया उनको कि इन्होंने किए मेरे। और यही जब आए थे शहजाद अकबर साहब, आपने पता नहीं 3-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद होगी आपको, उन्होंने कहा था कि ये कर देंगे, पता नहीं 13-14 इदारे गिनवाए थे, उधर भी केस दाखिल होगा, इधर भी होगा, हुआ तो कुछ नहीं, आपके भी सामने। बाकी अगर इसको भी ये कह रहे हैं कि वो फाइंडिंग है, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल है पूरी इतने इदारे इसमें बैठे और उन्होंने क्लियर कट उनको जिम्मेदार ठहराया, उसके तो खिलाफ उन्होंने खुद ये कहा था कि FIR बनती है, आगे इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी इसको घुमा फिरा के बस अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले भी बात कर रहे थे, जो रहनुमा आ रहे हैं, जहांगीर तरीन अचानक आ गए, पर अब ये तो इस पे तो कोई दिमाग वाला आदमी हो वही कोई तबसरा कर सकता है, बाकी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। सर बस प्रोग्राम आप यूँ समझिए कि बस इख्तितामी चंद लम्हात रह गए। नासिर खान मूसाज़ई साहब इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस्तेफादा कर लेते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, नासिर खान मूसाज़ई साहब, पेशावर का मौसम इस वक्त कैसा है सर? सर्दी है? नहीं, 50-50 है, बस न सर्दी है न गर्मी है। सर देखिए, ये 50-50 एक बड़ा अच्छा ड्रामा था, लेकिन ये मुझे बताइएगा, ये पिछली मरतबा जब सर्दियां आती थी
तो अल्लाह के फजलो करम से हमें मेवेजात, अखरोट वगैरह सब मिल जाते थे, हालांकि हुकूमत में चोर और डाकू लोग मौजूद थे। सर, ये हुज्जाज कराम की हुकूमत तो आ गई, अल्लाह इसे नजरबद से बचाए, आपका इकबाल बुलंद करे, आपको इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करना नसीब करे। तो खजूर भी नहीं मिल रही है, खजूर भी नहीं मिल रही। सर, इस दफ़ा आपसे सिर्फ ऑन अ लाइटर नोट पूछना ये था कि हमें मूंगफली का मुंह देखना भी नसीब होगा? चुलगोजा तो औकात से बाहर है सर। तो मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं भिजवा दूँ आपको यहाँ से फ्रूट अखरोट भिजवा दूँ यहाँ से आपको पेशावर से? ये दुनिया की पहली लाइव नशरियात में पेश की जाने वाली रिश्वत होगी जो मैंने बरसरेआम कबूल कर ली। सर, मैं आपको अपने चमचे से कहता हूँ, आपको मेरा एड्रेस भेजेगा। तो ये आप नहीं, आपने अपने इंट्रो में कहा कि पहले काफी दिन बाद आए हो, तो इसका मतलब है कि दोस्ती में लोग एक दूसरे के साथ पास गिफ्ट और वो भिजवाते रहते हैं। बेचारे सब कुछ अखरोट बादाम, थोड़ी महंगाई कम करें। मुझे ये मैं तीनों मौज़िज़ीन से अपनी मोहब्बत जतलाते हुए, तीनों को आई लव यू कहते हुए यहाँ वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, नासिर खान मूसा ज़हीर साहब, शेख साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।